हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीएचएस सेंटर एग्जाम के लिए क्लास 9th के साइंस के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि दोस्तों 2017 में आए थे। और आपको पता है दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बताया है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इनसे आपको आइडिया लग जाता है कि किस टाइप की और किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और कई बार दोस्तों ज्यादातर क्वेश्चन है जो रिपीट भी हो जाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो को शुरू से लास्ट तक बिल्कुल ध्यान से जरूर देखिएगा। दोस्तों, ये रहा क्वेश्चन फर्स्ट आपके सामने। क्वेश्चन फर्स्ट है, लाइटनिंग कंडक्टर्स आर यूज्ड टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ डैश। यानी तड़ित चालक हैं, लाइटनिंग कंडक्टर हैं, वो किसके प्रभाव से बचाने के लिए प्रयुक्त होते हैं। ऑप्शन ए है रेन यानी वर्षा, ऑप्शन बी है स्टॉर्म यानी तूफान, ऑप्शन सी है लाइटनिंग यानी वज्रपात, ऑप्शन डी है फ्लड यानी कि बाढ़। तो आपको बताना है दोस्तों, जो तड़ित चालक लाइटनिंग कंडक्टर्स हैं, वो किसके इफेक्ट से बचाने के लिए यूज किए जाते हैं। तो दोस्तों, आपने पढ़ा होगा ये किसके लाइटनिंग के इफेक्ट से प्रोटेक्ट करने के लिए दोस्तों यूज किए जाते हैं। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, विच ऑफ द फ्लोइंग प्लैनेट्स इज नियरेस्ट टू द सन। यानी निम्न में से कौन सा ग्रह सूर्य के समीपस्थ है, यानी सबसे पास है। पहला है नेपच्यून, ऑप्शन बी है जुपिटर, ऑप्शन सी है मरकरी यानी बुध, ऑप्शन डी है दोस्तों प्लूटो। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक। और बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको पता होगा दोस्तों, मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी। MVE मावी, और फिर दोस्तों MJ मुझे, और फिर SUN सुन। तो मैं बहुत बार आपको बता चुका हूं, मावी मुझे सुन, मरकरी वीनस अर्थ, मार्स जुपिटर सैटर्न यूरेनस नेपच्यून। तो दोस्तों, एक ऑर्डर में इनको याद करने की ट्रिक है सभी प्लैनेट्स को, ठीक है ना। 8 प्लैनेट है, सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के क्रम में इनको याद करने की ट्रिक है, मावी मुझे सुन। तो मरकरी यानी कि दोस्तों बुध सबसे पहले आता है, सबसे पास है, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, ब्रेल पद्धति में कुल, यानी इन ब्रेल सिस्टम देर आर, ब्रेल पद्धति में कितने अक्षर होते हैं, कितने कैरेक्टर होते हैं, आपको बताना है। ऑप्शन है 26, ऑप्शन बी है 36, ऑप्शन सी है 63, ऑप्शन डी है 5। तो आपको बताना है दोस्तों, ब्रेल सिस्टम में, ब्रेल पद्धति में कुल कितने कैरेक्टर्स यानी अक्षर होते हैं। दोस्तों, आपको याद रखना है, ब्रेल पद्धति में 63 यानी कि 63 अक्षर होते हैं, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, ए कोटिंग ऑफ जिंक इज डिपॉजिटेड ऑन आयरन। यानी लोहे पर जिंक की परत चढ़ाई जाती है, इसका कारण आपको बताना है। ऑप्शन ए है टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम क्रोजन एंड फॉर्मेशन ऑफ रस्ट, यानी जंग से बचाने के लिए या फिर मोर्चा लगने से बचाने के लिए। दूसरा है टू मेक इट हार्ड, यानी इसे कड़ा करने के लिए। ऑप्शन 3 है दोस्तों टू मेक इट ब्रिटल, यानी इसे भंगुर बनाने के लिए। ऑप्शन डी है टू मेक इट डक्टाइल, यानी इसे कोमल बनाने के लिए। तो दोस्तों, आपको बताना है इनमें से सही उत्तर क्या होगा। दोस्तों, आप जानते हैं कि जिंक पे कोटिंग की जाती है, मतलब जिंक की कोटिंग की जाती है लोहे पे। लोहे पे दोस्तों क्या है, जिंक की परत चढ़ाई जाती है। और ऐसा क्यों किया जाता है, उसे जंग से बचाने के लिए। तो टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम क्रोजन, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों बहुत बार रिपीट हो चुका है जेएनवी में भी, और दोस्तों यहाँ पे सीएचएस एग्जाम में भी। तो बहुत ही दोस्तों सिंपल और मतलब बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन और इजी भी है। ध्वनि की प्रबलता निर्भर करती है, लाउडनेस ऑफ साउंड किस पे डिपेंड करती है, आपको बताना है। ऑप्शन ए है एम्पलीट्यूड पे, ऑप्शन बी है फ्रीक्वेंसी पे, ऑप्शन सी है वेवलेंथ पे, ऑप्शन डी इनमें से किसी पे भी नहीं। तो दोस्तों, जो लाउडनेस है या फिर इंटेंसिटी भी आपको बोल सकते हैं, फिर लाउडनेस, जो साउंड की लाउडनेस या फिर इंटेंसिटी बोलेंगे, वो किस पे डिपेंड करती है, एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है। ऑप्शन ए दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, दिखाए गए चित्र में आपतन कोण कितना है, इन द फिगर शोन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज। तो आपको बताना है दोस्तों यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा। तो थोड़ा है दोस्तों, चित्र को जूम कर लेता हूँ। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे दोस्तों, मैं यहाँ पे नॉर्मल अभिलंब खींचता हूँ, ये रहा नॉर्मल। तो दोस्तों, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, जो ये नॉर्मल है और एंगल इंसिडेंट रे, इसके बीच में दोस्तों एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। अब दोस्तों, इन दोनों का जोड़ कितना है, 60 है। इन दोनों का जोड़ कितना, 60 है। और आपको पता है दोनों इक्वल होते हैं। तो अगर दोस्तों ये x है और ये भी x है, तो x और x 2x इज इक्वल टू 60 हो गया। तो x की वैल्यू आपको निकालनी है, तो 60 की हाफ कर देंगे, 30 आ जाएगा। यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्टेड दोनों इक्वल होते हैं, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 30 होगा और ये भी 30 होगा, तभी दोनों का जोड़ क्या बनेगा, 60 बनेगा। तो यानी दोस्तों 30, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से, तो आपको सभी जो लॉज हैं वो याद होनी चाहिए अच्छे से। ऑप्शन ए दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, पोर्टर प्लेस ऑन देयर हेड्स ए राउंड पीस ऑफ क्लॉथ बिकॉज। यानी कूली क्या करता है, अपने सिर पे एक कपड़े का गोला रखते हैं, तो वो क्यों रखते हैं ये आपको बताना है। पहला दोस्तों,
प्रेशर ऑन देयर हेड इज इंक्रीज्ड बाय डूइंग सो, यानी ऐसा करने से उनके सिर पे दाब बढ़ जाता है। या फिर प्रेशर ऑन देयर हेड रिड्यूस्ड बाय डूइंग सो, यानी ऐसा करने से उनके सिर पे जो दाब है, प्रेशर, वो घट जाता है। या फिर द डिक्रीज द एरिया ऑफ कंटेक्ट ऑफ लोड विद देयर हेड, यानी वे भार का अपने सिर से संपर्क क्षेत्रफल घटाते हैं। या फिर इनमें से कोई नहीं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है दोस्तों इसका सही रीजन क्या है, सही उत्तर क्या है। दोस्तों कूली क्या करता है, अपने सिर पे कपड़ा डालता है, कपड़ा रखता है गोले का, फिर उसके ऊपर जो भी उसको बोझ उठाना होता है, ठीक है ना, जो भी उसको सूटकेस वगैरह उठाना होता है, फिर वो उठाता है। इससे क्या होता है दोस्तों, उसके सिर पे प्रेशर नहीं पड़ता, प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है ना। तो प्रेशर कम लगता है, यानी कि ऑप्शन बी वाला यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। ऐसा करने से उसके सिर पे दाब घट जाता है, तो ऑप्शन बी दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं, और यहाँ पे दोस्तों एक और आपको याद रखना है, प्रेशर का फॉर्मूला आपको पता होगा, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है। आपको दोस्तों ऐसा यूनिट बताना है पास्कल का, सॉरी पास्कल होता है प्रेशर का, मैंने बता दिया। चलो आपको फोर्स का दोस्तों ऐसा यूनिट बताना है, कमेंट करके क्या होता है, ठीक है ना। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है ए फीमेल हैज, यानी एक महिला में होता है, एक महिला में क्या होता है, दो एक्स क्रोमोसोम होते हैं, या फिर एक एक्स और एक वाई क्रोमोसोम, या फिर दो वाई क्रोमोसोम होते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों महिला में क्या होता है, आपको पता है जो फीमेल है उसमें दोस्तों एक्स एक्स यानी दो एक्स क्रोमोसोम होते हैं, लेकिन अगर मेल की बात आए उसमें एक एक्स और एक वाई होता है, ठीक है ना। और दोस्तों जो बेबी होगा, संतान पैदा होगी, उसका लिंग मतलब वो बॉय होगा या गर्ल होगा, ये किस पे डिपेंड करती है, जो मेल होता है उसके क्रोमोसोम्स पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो दो एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं फीमेल में, ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, यानी निम्न में से कौन महिलाओं के जनन तंत्र का भाग नहीं है। ऑप्शन ए है ओवरीज यानी अंडाशय, ऑप्शन बी है फ्लोपियन ट्यूब, ऑप्शन सी है यूट्रस यानी गर्भाशय, ऑप्शन डी है दोस्तों स्पर्म डक्ट यानी वीर्य नलिका। तो इनमें से दोस्तों कौन सा महिलाओं के जनन तंत्र का भाग नहीं है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, या मतलब ऑर्गन नहीं है, पार्ट नहीं है। तो दोस्तों ओवरी हो गया, फ्लोपियन ट्यूब और यूट्रस, ये दोस्तों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, लेकिन जो वीर्य नलिका है, स्पर्म डक्ट है, ये दोस्तों फीमेल रिप्रोडक्टिव का भाग नहीं बल्कि मेल का भाग है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10, कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है, सेल वॉल इज एब्सेंट। दोस्तों जो प्लांट सेल और एनिमल सेल है, इन दोनों के बीच में इनकी प्रॉपर्टीज, इनके डिफरेंस आपको अच्छे से पता होना चाहिए, इससे दोस्तों ये क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है। तो आपको बताना है कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल किसमें अनुपस्थित होती है, यानी कि एब्सेंट होती है, यानी प्रेजेंट नहीं होती। पहला दोस्तों प्लांट सेल, यहाँ पे दोस्तों वनस्पति कोशिका लिखा है, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना, चाहे पादप कोशिका लिखे चाहे वनस्पति, आपको यहाँ पे देख लेना प्लांट सेल है। उसके बाद एनिमल सेल यानी प्राणी कोशिका, उसके बाद नाभिक यानी न्यूक्लियस में, और या फिर इनमें से किसी में भी नहीं। सेल वॉल दोस्तों किस में नहीं होती, तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है जो सेल वॉल है वो किस में नहीं होती, एनिमल सेल में नहीं होती, ठीक है ना। प्लांट सेल में सेल वॉल होती है लेकिन एनिमल सेल में नहीं होती, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11, कोर्क सेल वर फर्स्ट ऑब्जर्व बाय, जो कोर्क कोशिकाएं हैं वो सबसे पहले किसके द्वारा ऑब्जर्व करेगी, सबसे पहले किसके द्वारा प्रेक्षित की गई। पहला ऑप्शन है दोस्तों रॉबर्ट हुक, दूसरा है फ्लेमिंग द्वारा, तीसरा है टिंडल द्वारा, चौथा है दोस्तों न्यूटन द्वारा। तो आपको बताना है दोस्तों कोर्क की सेल है जो वो किसके द्वारा सबसे पहले ऑब्जर्व किए गए थे। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है दोस्तों, अगर आपने चैप्टर पढ़ा है फिर तो आपको डायरेक्ट पता चल रहा होगा। यहाँ पे ऑप्शन ए रॉबर्ट हुक आपका राइट आंसर हो जाएगा। और एक और दोस्तों आपको कमेंट में बताना है जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस की खोज किसने की थी, ये आपको दोस्तों कमेंट में बताना है। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है इन ए कैंडल फ्लेम द आउटर जोन ऑफ कंप्लीट कंबशन विच इज ब्लू इज, यानी एक मोमबत्ती की लो में पूर्ण दहन का जो बाह्य क्षेत्र होता है जो कि नीला होता है वो कैसा होता है। मॉडरेटली हॉट यानी मध्यम गर्म होता है, हॉटेस्ट होता है यानी कि सबसे ज्यादा गर्म होता है, लिस्ट हॉट यानी थोड़ा कम गर्म होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों जो मोमबत्ती का जो डायग्राम होता है उसकी लो का है ना, फ्लेम का, वो आपको अच्छे से स्टडी कर लेना है। उसमें कौन कौन से जोन होते हैं, इनर जोन, मिडल जोन और आउटर जोन, और कौन सा दोस्तों सबसे ज्यादा गर्म है, कौन सा कम गर्म है, कौन सा पीला क्षेत्र है, काला, तो ये सभी आपको पता होना चाहिए। दोस्तों जो नीला क्षेत्र है सबसे बाहर वाला होता है, आउटर जोन होता है जो कि सबसे ज्यादा गर्म होता है, तो द हॉटेस्ट यानी कि सर्वाधिक गर्म आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो ये सभी दोस्तों आपको अच्छे से कर लेने हैं। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 है विच ऑफ द फ्लोइंग इज द लिस्ट पोल्यूटिंग फ्यूल, यानी निम्न में से कौन सा न्यूनतम प्रदूषण फैलाने वाला ईंधन है। पेट्रोल, डीजल, कोयला, सीएनजी, इन चारों में से आपको बताना है कौन सा दोस्तों सबसे कम प्रदूषण फैलाता है, बहुत ही मतलब कम प्रदूषण जिससे फैलता है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों, हर किसी को पता है, सीएनजी जो है दोस्तों वो लिस्ट पोल्यूटिंग फ्यूल है, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की, विच ऑफ द फ्लोइंग इज इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, यानी निम्न में से कौन सा अक्षय प्राकृतिक संसाधन है। इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स आपको बताना है। ऑप्शन ए है कोल यानी कोयला, ऑप्शन बी है पेट्रोलियम, ऑप्शन सी है नेचुरल गैस या हिंदी में इसको प्राकृतिक गैस बोलेंगे, और ऑप्शन
ऑप्शन डी है दोस्तों सनलाइट यानी सूर्य का प्रकाश। तो आपको बताना है दोस्तों कौन सा अक्षय यानी कि इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स है। दोस्तों आपको पता होगा जो सनलाइट है वो क्या है, अक्षय है यानी कि इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स है। बाकी दोस्तों क्या है, एग्जॉस्टिबल है, क्षय है। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है रस्टिंग ऑफ आयरन इज ड्यू टू, यानी लोहे का मोर्चा खाने की वजह क्या है। जो लोहे पे जंग लग जाती है, ठीक है, उसको मोर्चा भी बोल देते हैं। तो उसका रीजन क्या है? पहला है दोस्तों ऑक्सीडेशन, दूसरा है दोस्तों रिडक्शन, तीसरा है हीट ट्रीटमेंट यानी उष्मा प्रचार उपचार, चौथा है दोस्तों मेटलाइजेशन यानी धात्विकरण। तो किस कौन सी प्रोसेस है जिससे दोस्तों जो रस्टिंग है वो लगती है, किसके कारण होती है? तो ये भी दोस्तों आपको पता होना चाहिए। ऑक्सीडेशन दोस्तों यहाँ पे होती है, तो ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन आपका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फ्लोइंग कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स, यानी निम्न में से किसे पतली चादर के रूप में पीटा जा सकता है। दोस्तों आपको मेटल और नॉन मेटल के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, इससे क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। मेटल और नॉन मेटल की जो प्रॉपर्टी है, और खासकर दोस्तों एक तो प्रॉपर्टी तो पढ़नी ही है, और जिनके एक्सेप्शनल केस होते हैं अपवाद वाले, वो दोस्तों केस आपको जरूर पढ़ने हैं, उनसे क्वेश्चन जरूर बनता है। जैसे कौन सा मेटल लिक्विड स्टेट में पाया जाता है रूम टेम्परेचर पे, आपको पता मरकरी। नॉन मेटल कौन सा, ब्रोमीन। तो इस टाइप के जो अपवाद हैं, ठीक है ना, कौन सा सबसे ज्यादा क्रियाशील है, कौन जल्दी आग पकड़ लेता है, तो ये सभी दोस्तों जितने भी एक्सेप्शनल केस है आपको याद करने हैं, इनसे दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है और इनकी प्रॉपर्टीज। अब यहाँ से आपको पूछे कि निम्न में से कौन सा पतली शीटों में पीटा जा सकता है। अब दोस्तों आपसे पूछना ये चाह रहा है कि जो चार लिखे हैं, आपको पता है दोस्तों पतली शीटों में हम किसको बदल सकते हैं पीट के, जो मेटल्स होते हैं। तो इसका मतलब आपसे यही पूछना चाह रहा है कि इन चारों में से मेटल कौन है, जिंक, फॉस्फोरस, सल्फर या ऑक्सीजन। दोस्तों फॉस्फोरस, सल्फर और ऑक्सीजन ये तीनों नॉन मेटल होते हैं, लेकिन जिंक क्या है, मेटल है। और मेटल को दोस्तों क्या है, पतली शीटों में पीटा जा सकता है। ये मेलिएबल होते हैं और डक्टाइल भी होते हैं। डक्टाइल का मतलब दोस्तों इनको खींच के पतली तारें भी बनाई जा सकती है। तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये सभी पॉइंट आपको अच्छे से याद रखने और उनको पढ़ भी लेना है अगर आपने नहीं पढ़े हैं। उसके बाद विच ऑफ द फ्लोइंग टाइप ऑफ वेस्ट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल, यानी निम्न में से कौन सा अपशिष्ट गैर बायोडिग्रेडेबल है। ऑप्शन ए है दोस्तों पील्स ऑफ वेजिटेबल एंड फ्रूट्स, यानी सब्जी और फलों के छिलके। ऑप्शन बी है पेपर यानी कागज। ऑप्शन सी है कॉटन क्लॉथ यानी सूती कपड़े। ऑप्शन डी है दोस्तों प्लास्टिक बैग्स। तो गैर बायोडिग्रेडेबल आपको बताना है, नॉन बायोडिग्रेडेबल यानी जो दोस्तों डिकम्पोज ना हो। दोस्तों सब्जियों के छिलके, पेपर और कॉटन क्लॉथ ये दोस्तों क्या है, बायोडिग्रेडेबल है। लेकिन प्लास्टिक बैग क्या है दोस्तों, नॉन बायोडिग्रेडेबल है। तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18, तपेदिक डैश सूक्ष्म जीव द्वारा होता है, यानी जो ट्यूबरकुलोसिस है वो किसके द्वारा होता है, आपको बताना है किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स के द्वारा होता है। ऑप्शन ए है वायरस यानी विषाणु। ऑप्शन बी है बैक्टीरिया यानी जीवाणु। ऑप्शन सी है प्रोटोजोआ। ऑप्शन डी है दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था टीबीटीसी है ना, टीबीटीसी बैक्टीरिया से दोस्तों ट्यूबरकुलोसिस भी होता है, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है बैक्टीरिया से क्या होता है, ट्यूबरकुलोसिस होता है। तो ऑप्शन जो बी वाला है आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक और आपको दोस्तों उसमें कमेंट में बताना है, जो पोलियो है दोस्तों, पोलियो वो आपको कमेंट करके बताना है किस जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसके द्वारा होता है। तो पोलियो वाला आपको कमेंट में बताना है। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 है फर्मेंटेशन वाज डिस्कवर्ड बाय, यानी किण्वन की खोज है वो किसके द्वारा की गई। ऑप्शन ए है लुइस पास्चर। ऑप्शन बी है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ऑप्शन सी है एडवर्ड जेनर। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सेकंड चैप्टर है जो आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाला, उसमें दोस्तों जितने भी मतलब खोज हैं वो आपको याद रखनी है कि किस किसने क्या डिस्कवर किया था। तो अगर बात करें दोस्तों किण्वन की, तो आपको पता होना चाहिए इसकी खोज किसने करी थी, लुइस पास्चर ने दोस्तों किण्वन की खोज की थी। तो ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। एडवर्ड जेनर ने दोस्तों चेचक के टीके की खोज की थी, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो जितने भी दोस्तों आपको ध्यान में रखने हैं। और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या किया था ये आपको दोस्तों कमेंट में बताना है, ठीक है ना। तो आपको कमेंट में बताना है। अब मैं कमेंट में इसलिए कह रहा हूं दोस्तों, ताकि आप जब कमेंट में लिखो तो आपको याद रहे ज्यादा समय तक, ठीक है ना। तो कमेंट करके जरूर बताना है। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 है फर्टिलाइजर इज, यानी उर्वरक क्या है। ह्यूमन वेस्ट एंड प्लांट रेसिड्यू, यानी मानव अवशिष्ट और वनस्पति अवशेष, या फिर एक इनऑर्गेनिक साल्ट है, अकार्बनिक लवण है, या फिर विच कैन बी प्रिपेयर्ड इन फील्ड्स, यानी जो कि खेतों में बनाया जा सकता है, ये फिर प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सोइल, यानी मिट्टी को पर्याप्त धारण प्रदान करता है। देखो दोस्तों जो ह्यूमन वेस्ट वाला होता है वो तो मैन्योर होता है, तो ऑप्शन फर्स्ट कर यहाँ पे गलत हो जाएगा। खेतों में भी मैन्योर बनाया जाता है और मिट्टी को धारण प्रदान करता है, ये मैन्योर करते हैं। तो फर्टिलाइजर दोस्तों क्या है, इनऑर्गेनिक साल्ट होता है, अकार्बनिक लवण होता है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमारे 20 क्वेश्चन थे। आपको पता है आपके एग्जाम में 20 क्वेश्चन आएंगे साइंस के। अब आपको दोस्तों कमेंट में साथ के साथ ये भी बताना है कि 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हैं जो आपको पहले ही आते थे। और दोस्तों
दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगी तो इसे लाइक जरूर करना, अपने बाकी साथियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना। तो दोस्तों जाते समय एक आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप दोस्तों चैनल पर पहली बार आए हो, ये अभी तक आपने दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, ताकि जब भी दोस्तों मैं आपके लिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आऊँ उनकी नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए। तो दोस्तों मिलते हैं आपको एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।